अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि अगर हम डिराइव करना चाहें, एक्चुअली हम देखना चाहें कि क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी को, तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा था कि आप लेफ़्ट हैंड साइड की कोई एक डायमेंशन को डिराइव करते हैं, आप राइट हैंड साइड की इक्वेशन की डायमेंशन को डिराइव करते हैं, और उसके बाद अगर वो दोनों डायमेंशंस बिल्कुल सेम आ जाएं तो रिज़ल्ट ये हुआ करता था कि हम इक्वेशन को ये मेंशन कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। इसी तरह सेकंड यूज़ जो डायमेंशन एनालिसिस का हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली डेरिवेशन ऑफ फार्मूला है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। यहाँ पे हम इसकी मदद से फार्मूला तो बहुत अच्छे से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नहीं डिराइव कर सकते तो वो कांस्टेंट हुआ करता है। तो कांस्टेंट को डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू डिराइव नहीं किया जा सकता, और फार्मूला जो है वो अच्छे से डिराइव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल होना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जो फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं जिस चीज़ का, वो किन पॉसिबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बुक का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये KPK की बुक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.4 है। अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वहाँ पे हमें ड्रैग फोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। हमें बताया जा रहा है कि अगर एक स्फीयर को सर्टेन विस्कस मीडियम के अंदर ड्रॉप किया जाए और उसका रेडियस r हो, वेलोसिटी v के साथ वो ट्रैवल कर रहा हो, तो ऐसे केस में वो स्फीयर जो है वो एक्सपीरियंस करेगा ड्रैग फोर्स। तो 3 पॉसिबल फैक्टर्स हमें कहे जा रहे हैं। मैंने स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात एक्सप्लेन की है। अगर हम इन 5 स्टेप्स को परफॉर्म कर लें तो हम आसानी फार्मूला जो है वो डिराइव कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, हमें जो भी पॉसिबल फैक्टर्स बताए जा रहे होते हैं उन तमाम पॉसिबल फैक्टर्स को हमने प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखना होता है। ना सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखना होता है, उनकी पावर्स को भी लेट करना होता है। ये हमारा स्टेप 1 है। इसमें हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पॉसिबल फैक्टर्स क्या है। तो इसलिए हमें ड्रैग फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि ये 3 पॉसिबल फैक्टर्स पे इसकी डिपेंडेंस हो सकती है, और उसमें विस्कोसिटी का जिक्र है, रेडियस ऑफ द स्फीयर का जिक्र है, और वेलोसिटी का जिक्र है। आप पावर्स कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पावर्स A, B और C के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट कर ली, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईटा रेस टू द पावर A, R रेस टू द पावर B और V रेस टू द पावर C हुआ करता है। सेकेंड स्टेप में हम ये किया करते हैं कि हम अपनी बेसिक फिज़िक्स से जानते हैं कि अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने मेंशन किया हुआ है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके कांस्टेंट लाया जाता है। जब भी आप कांस्टेंट लाएंगे तो बीच में आप इक्वालिटी मेंशन करेंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, साथ में कांस्टेंट आ गया, और बाकी फैक्टर्स जो हैं वो एज इट इज़ चल रहे हैं। मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन A का नाम दे दिया इस वजह से क्योंकि ये हमारी वो फाइनल इक्वेशन बनेगी जिससे हम जो ओरिजिनल फार्मूला है वो डिराइव कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ये A, B और C पावर्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम स्टेज पे होंगे कि हम अपना फार्मूला बना सकें। थर्ड स्टेप के अंदर, जो कि बड़ा केयरफुल स्टेप हुआ करता है, इसके अंदर हमने जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर अवेलेबल हैं उन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो हैं वो पुट करनी होती हैं। अब कुछ केसेस में हमें डायमेंशंस डिराइव करनी पड़ती हैं, कुछ केसेस में डायमेंशन ऑलरेडी इतनी आसान होती हैं कि हमें पता होती हैं। तो इसलिए अगर आप डायमेंशन डिराइव करना चाहें तो हम रफ वर्क में पहले उसे डिराइव करके उस क्वांटिटी को यहाँ मेंशन कर सकें। जैसे इस वक्त अगर मैं फोर्स की बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स थी। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस कर चुके कि फोर्स की जो डायमेंशन है वो MLT-2 के इक्वल है। मैंने इसकी कोरिस्पॉन्डिंग डायमेंशन पुट की इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज़ मेंशन किया। और नेक्स्ट फैक्टर जो चल रहा था वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा था, और ईटा की जो डायमेंशन है वो हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर हिंट के अंदर अवेलेबल है, अदरवाइज हम इसे इसके फॉर्मूला से डिराइव भी कर सकते हैं। तो वो डायमेंशन जो है वो ml-1 t रेज़ टू द पावर -1 की इक्वल होती है। चूँकि मैंने इसकी पावर को A लेट किया हुआ था, इसी बेस पे मैं यहाँ पे भी इसको A मेंशन करूँगा। और फिर सेकंड फैक्टर जो चल रहा है साथ में वो रेडियस है। अब रेडियस के बारे में हम जानते हैं कि रेडियस कुछ भी हो वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए रेडियस की जगह जब डायमेंशन पुट की जाए, चाहे वो किसी भी यूनिट्स के अंदर मेजर हो, तो डायमेंशन कैपिटल L ही आएगी यहाँ पे।
और फिर लास्ट में वेलोसिटी है, ये किसी भी तरह की वेलोसिटी हो, यहाँ पे ऑल्दो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ करती है, लेकिन स्टिल आप इसे मेंशन कर पाएंगे LT-1। तो ये उन सब फैक्टर्स की डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हमें सिंप्लीफाई करना होता है, एक्सप्रेशन को रीअरेंज करना होता है ताकि हम कंपैरिजन का स्टेप जो है उसे परफॉर्म कर सकें। तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जस्ट आपको इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, बेसिक अलजेब्रा के रूल्स, आप पावर रूल्स को अप्लाई करें। जैसे ये रेज़ टू द पावर a है, ये a पावर सब टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ये पावर b इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ये पावर c जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप उन सब टर्म्स पे पावर अप्लाई करें तो आपके पास मज़ीद कुछ टर्म्स सेपरेट होकर अवेलेबल होंगी। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, हम अलजेब्रा से जानते हैं कि जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और अगर उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया। यहाँ देखिएगा प्लीज़, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट से देखिएगा आपको m रेज़ टू द पावर a मिल जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट से l की बात करूँ तो फर्स्ट ब्रैकेट हमें l रेज़ टू द पावर माइनस a प्रोवाइड कर रही होगी, सेकंड ब्रैकेट l रेज़ टू द पावर प्लस b प्रोवाइड कर रही होगी, थर्ड ब्रैकेट l रेज़ टू द पावर प्लस c प्रोवाइड कर रही होगी। तो 3 l हो जाएंगे। अब द बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, तो मैं उसे लिख सकूँगा l रेज़ टू द पावर माइनस a प्लस b और प्लस c। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर इसी तरह t के केस में देख लीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर t जो है वो आपके पास माइनस है, पावर रूल्स के मुताबिक ये माइनस a हो जाएगा, तो ये t रेज़ टू द पावर माइनस a, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर t एग्जिस्ट नहीं करता, और थर्ड ब्रैकेट के अंदर t रेज़ टू द पावर माइनस c है। फिर से वही बात कि फर्स्ट ब्रैकेट से t रेज़ टू द पावर माइनस a आया होगा हमारे पास, और थर्ड ब्रैकेट से हमारे पास t रेज़ टू द पावर माइनस c आया होगा। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लें, बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो t रेज़ टू द पावर माइनस a माइनस c बन जाएगा। तो हम कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फोर्थ स्टेप है, ये कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड हुआ करता है। अब जो डायमेंशंस आपके पास एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट करती हैं, उन सब डायमेंशंस का आपने कंपैरिजन कर लेना है, इंडिविजुअली करना है। जैसे मैंने सबसे पहला कंपैरिजन किया m का, m के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे m रेज़ टू द पावर प्लस 1 है, और अगर आप राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे तो ये m रेज़ टू द पावर प्लस a है। तो ऐसा हम जानते हैं कि अगर ये इक्वलिटी लिखी है तो जो कुछ इस इक्वलिटी के लेफ़्ट राइट पे लिखा है वो इक्वल है। तो इसी बेस पे मैं m के कंपैरिजन से जो चीज़ लिख सकता हूँ वो a इज़ इक्वल्स टू 1, जो कि बेसिस इक्वल है तो इनकी पावर्स को भी इक्वल होना होगा। रिजल्ट में a इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अगर आप l की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो l की पावर्स के कंपैरिजन के केस में यहाँ पे l रेज़ टू द पावर प्लस 1 है, और यहाँ पे l रेज़ टू द पावर माइनस a प्लस b और प्लस c है। रिज़ल्ट ये होगा कि माइनस a प्लस b प्लस c इज़ इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ से हमें एक सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप t की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो t की पावर्स के केस में लेफ्ट हैंड साइड पे t रेज़ टू द पावर माइनस 2 है, और राइट हैंड साइड पे t रेज़ टू द पावर माइनस a माइनस c है। रिज़ल्ट ये होगा, फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वालिटी। तो अगर मैं मेंशन करूँ तो ये माइनस a माइनस c इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ करता है कि ये जो इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं, हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके ये जो अननोन वेरिएबल्स हैं a b c, या जो हमारी पावर्स हैं, हम इन्हें कैलकुलेट किया करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसको रीअरेंज करने पे आप देखेंगे कि c का कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, और रिज़ल्ट आप यहाँ पे a की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसे पुट कीजिए, आपके पास c की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो रिज़ल्ट में मैं ये कह सकूँगा कि c इज़ इक्वल्स टू 1। इसी तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लूँ, चूँकि a भी हम कैलकुलेट कर चुके, इस स्टेप तक हम c को भी कैलकुलेट कर चुके, एक b वेरिएबल था वो बच गया। आप इक्वेशन 2 को यूज़ कीजिए, रीअरेंज करें और रिस्पेक्टिव वैल्यू c और a की जो है वो पुट कर दीजिए। रिज़ल्ट में आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि b की वैल्यू क्या थी। और अब एक लास्ट स्टेप हमारा ये हुआ करता है, चूँकि हमने फॉर्मूला डिराइव करना होता है, हम दोबारा से अपनी पेरेंट इक्वेशन यानी इक्वेशन a पे जाते हैं। आपने इक्वेशन a में जाके जो पावर्स लेट की हुई थी उन स्पेसिफिक वैल्यूज़ उनकी जो है आप कैलकुलेट करके आए वो वहाँ पे पुट करते जाइए।
जैसे अगर मैं ड्रैग फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू इक्वेशन ए को मेंशन करूँ, कांस्टेंट ईटा रेज टू द पावर ए था, ए की वैल्यू भी 1 हमारे पास कैलकुलेट होकर आई, इसी तरह बी की वैल्यू भी 1 थी और सी भी हमारे पास 1 था। तो रिजल्ट ये होगा कि तीनों फैक्टर्स की जगह आप जो वैल्यूज़ मेंशन कर पाएंगे वो 1 1 है। और अलजबरा में हम जानते हैं कि 1 को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा होता, तो रिजल्ट ये होगा कि एफ डी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ईटा आर वी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। जब हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करेंगे तो हम फार्मूला बना सकेंगे। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इस मेथड की जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस ये हैं कि ये हमें इस कांस्टेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी तौर पे भी प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। मैं एक ब्रीफ सा रिकैप दे देता हूँ। 5 स्टेप्स हैं, जहन में रखिएगा। उन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू किसी गिवन प्रॉब्लम का, किसी गिवन केस का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी फैक्टर्स आपको बताए जाएँ उन्हें प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखिए, उनकी पावर्स को लेट करें। सेकेंड स्टेप में प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी के अंदर चेंज कीजिए और आपके पास एक मेन इक्वेशन बन जाएगी। आप इसे कुछ भी नाम दे लें, चूँकि लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंट नेम दीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये आपकी वो मेन इक्वेशन है जिसमें आपने दोबारा वापस वैल्यूज़ को पुट करना होगा। और फिर थर्ड स्टेप के अंदर जो भी फैक्टर्स हमारे पास एक्सप्रेशन में हैं सबकी डायमेंशंस को पुट कर दीजिए और सबकी डायमेंशंस पुट करने के बाद सिंपलीफाई करें। नेक्स्ट स्टेप में कंपैरिजन कीजिए, आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी और लास्ट स्टेप में जाके अपने एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ जो हैं उन्हें वापस पुट कर दीजिए। ये जो आपकी मेन इक्वेशन थी उसके अंदर वैल्यूज़ को वापस पुट कर दें। तो रिज़ल्ट ये होगा, कुछ इस तरीके से आप अपना फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर पाएंगे। होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। ये डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका था। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।